हेलो फ्रेंड, मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज पर चल रहा था, जो कि अभी अब कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसके हमने कुछ कंसेप्ट किए थे, आगे भी हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं। तो उन कंसेप्टों के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। वो कंसेप्ट हैं जब ब्याज की दर पहला जो मैंने फार्मूला बताया आपको, दो मेथड बताए थे मैंने आपको, A/B मेथड और एक फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड में ईयरली, जब कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता है तब हम फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो फार्मूले जो हमने स्थापित किया था वो ईयरली के लिए किया था। जब कंपाउंड इंटरेस्ट छमाही यानी हाफ ईयरली कंपाउंड होता है या तिमाही यानी क्वार्टरली कंपाउंड होता है, तब फार्मूलों पे क्या असर होता है और ब्याज की दर अगर अलग अलग रेट ऑफ प्रतिशत हो ब्याज की दर, तो फार्मूला क्या बनता है। यदि हमारा प्रिंसिपल मूलधन P हो, टाइम हो 3 इयर्स और पहले साल में R1% ब्याज की दर, दूसरे साल में R2% ब्याज की दर, तीसरे साल में R3% ब्याज की दर हो, तो फार्मूले में क्या चेंज आता है। फार्मूले में चेंज क्या आता है, तो फार्मूले में ये चेंज आता है कि जो अमाउंट होता है वो होता है P गुणा 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100 इंटू एंड अप टू 100। इस प्रकार से फार्मूला चलता रहता है और n वर्ष तक के लिए हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार से जीपी बढ़ाकर। तो ये हमारा अमाउंट निकालने का फार्मूला होगा। ये हमारा जो अमाउंट आया है वो n वर्ष के बाद आया है। कितने वर्ष के बाद? n वर्ष के बाद अमाउंट। जब रेट ऑफ परसेंट ब्याज की क्या हो, हर साल के लिए अलग अलग हो। 1 ईयर के लिए R1 हो, 2 ईयर के लिए R2 हो, तीसरे साल के लिए R3 हो, चौथे साल के लिए R4, ऐसे ही n वर्ष के लिए Rn हो, तब हमारा अमाउंट इस फार्मूले से निकलेगा। और जो हमारा CI होगा, CI जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, अमाउंट में से हम क्या कर देंगे, CIN n वर्ष के लिए अमाउंट में से जो n वर्ष का निकाला है उसमें से हम P मूलधन को घटा देंगे, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब जैसे मैं एक सवाल आपको देता हूँ, 5 साल में कोई मूलधन मतलब 5 साल में कोई मूलधन 3 गुना हो जाता है, तो 25 साल में वो कितना गुना हो जाएगा। 5 साल में कोई धन 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। यानी हमारा अमाउंट, फार्मूला लिखें हम, P प्लस अमाउंट का क्या होगा, P इंटू 1+R/100 इंटू n का मान क्या है यहाँ पर, n बराबर क्या है, 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितना हो रहा है हमारा अमाउंट, 3P हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारा मूलधन है वो कितना हो रहा है, 3 गुना। तो ये अमाउंट की जगह क्या आ जाएगा, 3P। प्रश्नानुसार जो मूलधन है हमारा वो कितना हो रहा है, 5 साल में 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ P 1+R/100 की पावर क्या आ जाएगी, 5। R/100 की पावर क्या आ जाएगी, 5। अब देखिए यहाँ पर P से P कट जाता है तो क्या आता है, 3 = 1+R/100 की पावर 5। अब वो कह रहा है कि जब
कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो 25 साल में वो कितना गुना होगा, 25 साल में वो कितना गुना होगा। तो हम A25 निकालते हैं मूलधन, तो P इंटू 1 प्लस R/100 की होल पावर 5 की होल पावर क्या कर सकते हैं हम 5, क्योंकि 5 गुना 5 क्या होगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। जबकि हमने इसका मान निकाल ही लिया है, इसका मान क्या निकाला अपन ने 3, क्या निकाला 3। तो A25 25 साल बाद कितना हो जाएगा मूलधन, इसका मान समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से कितना है 3, 3 की पावर 5, मतलब मूलधन 3 की पावर 5 की गुणा में बढ़ जाएगा, यानी A25 कितना हो जाएगा P गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की पावर 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तिया 243, यानी 243 गुणा हो जाएगा मूलधन हमारा, कितना हो जाएगा 243 गुणा हो जाएगा 25 साल में। यही हमारा आंसर है। मूलधन कितना हो जाएगा 243 गुणा, तो 25 साल बाद अमाउंट प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा 243 गुना हो जाएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते थे, डायरेक्ट मेथड से कैसे कर सकते थे हम इसको, डायरेक्ट मेथड से कर सकते थे कि कोई 1 रुपया है जो 5 साल में कितना हो रहा है 3 रुपये, 3 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 3 रुपये। तो यही धन 25 साल में कितना होगा, 25 साल में कितना होगा, तो 5 साल में 3 रुपये हो रहा है, तो 5 की पावर 5 की पावर 5 को 5 साल में 3 गुना हो रहा है, यानी 3 रुपये हो रहा है। तो 25 साल में कितना 5 कितनी बार आ रहा है, इसमें 5 बार आ रहा है, तो 25 साल में कितना हो जाएगा 3 गुणा 3, क्योंकि 5 साल में, फिर अगले 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 5 साल में। तो ये 25 साल हो गए, 5 5 10 15 20 25, तो कितना गुना हो जाएगा, यही धन 25 साल में 3 दिया 243 रुपये, यानी 243 गुना हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है, इस डायरेक्ट मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से यदि हमारे पास में 1 रुपये है मूलधन क्या है 1 रुपये है, वो 7 साल में कितना गुना हो जाता है 1.6 गुना हो जाता है, अपने का 6 गुना 1.6 गुना हो जाता है। तो 21 साल में वो कितना हो जाएगा, 21 साल में कितना हो जाएगा, तो 7 तिया 21 ईयर्स में कितना हो जाएगा 1.6 गुना 1.6 गुना 1.6 गुना, इतना रुपीज़ हो जाएगा 21 साल में, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं अपन तो ये बन जाता है 16/10, 16/10, 16/10, इसको काटें 8/5, 8/5, 8/5, तो कितना गुना हो जाएगा ये 8 2 8 64, 64 इंटू 8, 8 चौक 32, 3 8 6 48 और 3 512/125 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 512/125 गुना। पाँच सौ 12 में 125 का भाग देंगे तो ये आएगा 4.096 रुपीज़, इतना रुपये हो जाएगा।
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो सेम टाइम में सेम स्केलिंग फैक्टर होगा। सेम टाइम में सेम स्केलिंग फैक्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो सेम टाइम में क्या होगा, सेम स्केलिंग फैक्टर। यहाँ स्केलिंग फैक्टर क्या कर रहा है, 7 साल के लिए 8/5 स्केलिंग फैक्टर काम कर रहा है। तो 21 साल के लिए 7 साल 7 साल 7 साल 21 साल, तो 8/5 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 4.096। ये इस प्रकार से हमारा सवाल हो गया 8.5। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखिए, इसको हम फार्मूले से भी कर सकते थे। एग्जाम्पल देखिए कि कोई धन 6 वर्ष में 1.728 रुपया कितना हो जाता है, 6 वर्ष में 1.728। कोई धन है, जैसे मान लो 1 रुपया है, वो 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 1.728 रुपीज़ हो रहा है। तो वही धन 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 ईयर में कितना हो जाएगा, 4 ईयर में कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 वर्ष है, 6 वर्ष को हम तोड़ सकते हैं 2-2 वर्ष में, 2-2 वर्ष में तोड़ सकते हैं। और 1.2728 को आप देख सकते हो, 1.728 को आप देख सकते हो, ये 1.2 की पावर 3 है। 1.2 की पावर क्या है, 3। 1.2 की पावर 3 है। 1.2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1.728। तो ये हो रहा है 6 साल में, तो 2 साल में कितना हो गया, 2 ईयर में कितना हो रहा है, 1 रुपीज़ 2 ईयर में कितना हो रहा है, 2 ईयर में कितना हो रहा है 1.2 रुपीज़ हो रहा है। तो 4 ईयर में कितना होगा, स्केलिंग फैक्टर क्या आ गया हमारे पास में 1.2। 1.2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे से 10, और ये हो गया हमारा 6/5। 6/5 हमारा स्केलिंग फैक्टर हो गया। तो 2 साल में ये हो रहा है 6/5, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 साल में 2/5 गुना 6/5 गुना 6/5, 36/25 गुना कितना हो जाएगा, 36/25 गुना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 36/25 का मतलब होता है 1.44। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, 1.2 का स्क्वायर यानी 1.44। फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, 64 रुपये 15 साल में 125 रुपये बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं, 25 रुपये बढ़ जाते हैं। मतलब मिश्रधन क्या हो गया 125, और 64 रुपये क्या हो गया मूलधन। 64 रुपये 15 साल में 125 रुपये बढ़ जाते हैं। तो 10 साल में, अगले 10 साल में ये कितने बढ़ जाएंगे, अगले 10 साल में ये कितने बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो 5-5 साल का फैक्टर लेके चल सकते हैं हम। प्रिंसिपल में अमाउंट 125/64 गुना होगा 15 ईयर में। प्रिंसिपल और अमाउंट का AYP मेथड से करें तो क्या आ जाता है 125/64। 125/64 को हम लिख सकते हैं 5/4 का होल क्यूब, यानी 5/4 का यहाँ स्केलिंग फैक्टर काम कर रहा है। तो 5 साल के लिए, 15 साल के लिए 5/4 का क्यूब कर रहा है, तो 5 साल के लिए कितने का करेगा 64 रुपये। 5 साल में कितने, 5 साल में कितना होगा 5/4 गुना, ठीक है। ऐसे ही 5, 5, 10, तो ये लिख रहा है कि 15 साल में कितना हो रहा है 5, 5, 5, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 125, 4 चौक 16 चौक 64।
125/64 हो रहा है, तो अगले 10 साल में कितना होगा? तो 5/4 अगले 10 साल में, 5 5 पर 64 रुपये अगले 10 साल में कितना हो जाएगा? 125/64 गुणा 5/4 गुणा 5/4, तो ये हो जाएगा 125 गुणा 25/4 चौक 16, 64 गुणा 16, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो उतना गुना अपना हो जाएगा। तो ये इस तरह के सवाल हैं जो AYP मेथड से हम इनको कर सकते हैं। अब देखिए, जब ब्याज की दर छमाही संयोजित की जाती है, कंपाउंड की जाती है, या तिमाही कंपाउंड की जाती है, तो हमारे फार्मूले पे क्या फ़र्क पड़ता है? फार्मूले पे हमारे पे क्या फ़र्क पड़ता है ये अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें मेन चीज़ जो है स्केलिंग फैक्टर का काम जो है वो हमको याद रखना है। जैसे कोई धन है हमारे पास में P 100 रुपये और रेट ऑफ परसेंट है 40%। तो जब हम ब्याज को एनुअली कंपाउंड करते हैं, जब ब्याज को एनुअली मतलब ईयरली कंपाउंड करते हैं, तो हमारा क्या आता है? जो हमारे 100 रुपये हैं उसका मिश्र धन एक ईयर में कितना आता है? एनुअली कंपाउंड करते हैं तो 40% यानी 40 रुपये, तो कितना आता है? 140 रुपये। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? CI 40 रुपये। ये तो जब एनुअली हमने कंपाउंड किया। जब हम ब्याज को अगर अगले दूसरे साल के लिए देखा जाए तो फिर 140 का 40% कितना होता है? 140 का 40% निकालेंगे, 4 चौक 16, 1 हासिल 4 56 रुपये। 56 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 196 रुपीज़ अगले दूसरे साल के लिए। किसके लिए? दूसरे साल के लिए। अब हम जब ब्याज को हाफरली कंपाउंड करते हैं, जब ब्याज को क्या करते हैं? हाफरली। हाफरली कंपाउंड करते हैं तो क्या होता है? ये 100 रुपये ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक 6 मंथ और ये 6 मंथ। ठीक है, एक साल में कितने मंथ? 6 महीने के। एक साल में 2 साइकिल हो गए 6 महीने के। तो हमारी जो ब्याज की दर है, अब 6 महीने में हमारी जो एक साल में 40% लग रही थी, R बराबर कितना लग रही थी? 40%। अब 6 महीने में कितनी लगेगी? 20% कितनी लगेगी? 20% तो 100 रुपये का 20%, 6 महीने बाद कितना होगा? 120 रुपये। कितना होगा? 120 रुपये। और फिर 120 का 20% निकालेंगे, 120 का 20% कितना आएगा? 12 दूनी 24 रुपये। 24 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा मिश्र धन? 144 रुपये। तो यहाँ पर जो ईयरली का जो इंटरेस्ट आया, वो कितना आया? 44%। यहाँ तो 40% था ईयरली में, यहाँ कितना हो गया? 44%। कितना हो गया? 100 से 144 हो रहा था, यहाँ 100 से 140 हो रहा था पहले साल में, जब हम ब्याज को एनुअली कंपाउंड कर रहे थे। और जब हम ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो ब्याज 100 से कितना हो रहा है? 144। तो कितना? ये हमारा नेट इफेक्टिव रेट होती है। नेट इफेक्टिव रेट कितनी होती है? नेट इफेक्टिव रेट। अब जब ब्याज को हम क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं, क्या करते हैं? क्वार्टरली।
तो हाफ ईयरली में तो क्या होता है, हाफ ईयरली में क्या होता है कि जो आर होती है वो तो हो जाती है आधी, R/2% हो जाती है। आर जो होती है वो क्या हो जाती है, R/2, यानी 40% का क्या हो जाता है, 20-20%। और जो टाइम होता है वो हो जाता है दुगना, यानी 2 साइकिल आ जाते हैं इसमें। कितने बन जाते हैं, 2 साइकिल बन जाते हैं। जैसे एक साइकिल और ये दूसरा साइकिल, तो 2 साइकिल बन जाते हैं इसमें। अब जब ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं, क्या करते हैं, ब्याज को क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं, तो यही 100 रुपये हमारे एक साल में, क्वार्टरली में 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं, 3-3 मंथ के। तो इसमें हमारा जो साइकिल बनते हैं वो 4 बनते हैं, मतलब टाइम 4 गुना हो जाता है। और ब्याज की दर क्या हो जाती है, चौथाई हो जाती है। जो ब्याज की मूल दर दे रखी है हमारे को 40%, ये कितने भागों में बढ़ जाती है, 3 महीने में 10% और 10%। अब 100 रुपये का 10% क्या बनेगा, 110 रुपये। 110 रुपये का 10% कितना बनेगा हमारा, 121 रुपये। 121 रुपये का 10% क्या बनेगा हमारे पास में, 133.1 रुपये। अगले 3 महीने, 9 महीने बाद, अगले फिर 1 साल बाद ये क्या बनेगा, 146.41 रुपीज़, 41 रुपीज़। तो यहाँ ब्याज की दर जो मेन इफेक्टिव 100 से कितना आया, 146। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर आई 46.41 रुपये आई। तो यही होती है नेट इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज। तो देखिए कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है तो हमें ब्याज ज़्यादा मिलता है एक साल में बनिस्पत एनुअली कंपाउंड में से, और बनिस्पत हाफ ईयरली कंपाउंड से। और जब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो एनुअली से उसमें भी हमें ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो ये देखने को मिलता है। तो इसमें सूत्र में क्या परिवर्तन हो जाता है, सूत्र में क्या परिवर्तन हो जाता है, जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या है हमारा अमाउंट निकालने का, अमाउंट निकालने का फार्मूला हमारा क्या है, अमाउंट निकालने का फार्मूला है A बराबर P गुणा 1 + R/100⁻n। तो जब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, ये तो ईयरली के लिए है, ईयरली कंपाउंड, और जब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो फार्मूला क्या बन जाता है, A बराबर P 1 + R/2। R क्या हो जाएगी, दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और समय क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, 2n हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी 2 साइकिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब क्वार्टरली कंपाउंड होगा, क्वार्टरली कंपाउंड होगा तो हमारा अमाउंट हो जाएगा A बराबर P गुणा 1 + R/4। दर चौथाई हो जाएगी और समय 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। जब ब्याज को, सवाल में अलग से कहेगा कि ब्याज को तिमाही संयोजित किया जाता है या छमाही संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो जब हमें इनका यूज़ करना है कि दर को हमें आधी करनी है हाफ ईयरली में और समय को दुगना करना है, और तिमाही में हमें दर को चौथाई करनी है और समय को 4 गुना करना है, यानी 4 साइकिल हो जाते हैं। उसमें कितने साइकिल हो जाते हैं, 4 साइकिल। अब यहाँ से हमें एक चीज़, नई चीज़ हमारे पास में निकली, नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस चीज़ को हम जान लेते हैं क्या होती है नेट इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट, किस प्रकार से निकाली जाती है। नेट इफेक्टिव रेट ऑफ
परसेंटेज। नेट इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज क्या होती है? इसको निकालने के भी हमारे पास में एक तरीका है कि मान लो पहले साल ब्याज की दर x% है और दूसरे साल ब्याज की दर y% है। क्या है? x% है और दूसरे साल क्या है? y% है। तो पहले साल मूलधन हमारा p है। क्या है? p है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मूलधन p बराबर 100 रुपीज़ और रेट ऑफ परसेंट हमें दे रखी है 30% पर एनम। अगर एनम नहीं लिखा हो तो यही मानते हैं कि हम ये जो रेट है वो पर ईयर की है, पर ईयर ही है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज कंपाउंड किया जाएगा वो कैसा है? पर एनम है। समय है हमारे पास में 2 साल। तो 100 रुपये जो है पहली साल में कितना हो जाता है? 100 का 30% तो कितना होगा? 30 रुपये फर्स्ट ईयर में। तो कितना हो जाएगा? 130 रुपये मिश्रधन। 30 रुपये ब्याज बन जाएगा। फिर 130 का 30% हम निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 30%। तो ये आता है हमारे पास में 39 रुपये। ब्याज कितना आता है? 39 रुपये। तो अब कितना हो जाएगा? ये 169 रुपीज़। तो इसमें नेट इफेक्टिव टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में? 69। टोटल इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट आया 69%। कितना आया? 69%। तो 69% आया। यही हमारा इफेक्टिव रेट है 2 साल में मिलने वाला CI। 2 साल में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये पर। किस पर? 100 रुपये पर 2 साल में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 69 रुपीज़। कितना है? 69 रुपीज़। और जो 69% है यही हमारी इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज है। क्या कहलाती है? यही इफेक्टिव रेट। क्या कहलाती है? इफेक्टिव रेट। अब यदि किसी राशि को x% बढ़ाने पर फिर y% बढ़ाने पर तो उसमें नेट परसेंट चेंज होगा। कितना चेंज होगा? नेट परसेंट चेंज होगा। यदि पहले साल हम किसी राशि को x% बढ़ाएं और दूसरे साल हम उसको कितना परसेंटेज बढ़ाएं? y%। तो उसमें नेट इफेक्टिव चेंज क्या होगा? नेट इफेक्टिव रेट क्या आएगी उसकी? पहली साल x% बढ़ाया किसी राशि को तो कितना आएगा हमारे पास में? जैसे 100 रुपये है मूलधन तो 100 का x% क्या आएगा? x/100 × 100। तो क्या आया? x% बढ़ाने पे क्या आया? x। और जब उसको y% बढ़ाया हमने और फिर उसको क्या बढ़ाया हमने दूसरी साल? y%। कितना बढ़ाया? y%। तो x का y%, x का y% क्या होगा? दूसरी साल y% बढ़ाया सौ का x% क्या है? x। जब p बराबर क्या आ जाएगा? दूसरे साल के लिए। ये तो पहले साल के लिए ब्याज हो गया। पहले साल के लिए ब्याज हो गया x रुपये
तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा x प्लस 100 रुपये। क्या होगा, x प्लस 100 रुपये। और यही हमारा क्या है, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। यही क्या है हमारा, यही चक्रवृद्धि ब्याज है, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। अब इस पर हम y% बढ़ा रहे हैं, x प्लस 100 पर 100 का y% बढ़ाएंगे तो x प्लस 100 का y% क्या होगा, y/100 इंटू एक्स प्लस 100, यानी कितना आ जाएगा, xy/100 प्लस y। तो टोटल हमारा टोटल ब्याज कितना हो गया हमारा, टोटल ब्याज कितना हो गया हमारे पास में, x और टोटल 2 ईयर्स का ब्याज कितना हो गया हमारे पास में, x प्लस वाई प्लस xy/100। अगर हम इसको प्रतिशत में लिख दें, क्योंकि ये 100 रुपये पर है, तो 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, और यही हमारी क्या कहलाएगी, नेट इफ़ेक्टिव रेट। क्या कहलाएगी, नेट इफ़ेक्टिव रेट। ये क्या कहलाएगी, नेट इफ़ेक्टिव रेट। इसको बोलते हैं ब्याज की प्रभावी दर, ब्याज की हिंदी में बोलते हैं ब्याज की प्रभावी दर, x प्लस वाई प्लस xy/100। जैसे p बराबर हमारा क्या है, p बराबर 100 रुपीज़ है। पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और दूसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। तो ब्याज की प्रभावी 2 साल बाद CI कितना होगा, जैसे पूछा कि 2 साल का CI कितना मिलेगा 100 रुपये पर, तो 2 साल में CI कितना मिलेगा, तो 100 रुपये है। 100 रुपये में पहले साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 2%। तो 100 का 2% कितना होता है, 2 रुपये, यानी 102 रुपये। ये तो फर्स्ट ईयर में हो गया हमारा। और अगर हम सेकंड ईयर में जाएं, जैसे हम सेकंड ईयर में कितना है, 3%। तो 102 का 3% कितना होता है, 102 का 3%, 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, 3.06 कितना होता है, 3.60 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 102 और 3, 105.06 रुपीज़ ये हो जाएगा। तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ गई, ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ गई, 2 साल में, 2 साल में ब्याज की प्रभावी दर नेट इफ़ेक्टिव रेट कितनी आ गई, 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5.06%। ये हमारी ब्याज की प्रभावी दर हो गई, जिससे हम डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे। तो ये फार्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं। x प्लस वाई, एक्स का मान यहाँ 2% है और y का मान क्या है, 3% है। 100 रुपये पर 5.06% ब्याज मिला। 2 ईयर में CI कितना हो गया, 5.06%। इफेक्टिव रेट भी क्या हो गई, ये हमारी 5.06%। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा फार्मूले से कैसे निकालेंगे, 2 + 3, पहले साल के लिए 2, दूसरे साल के लिए 3, प्लस 2 गुणा 3/100 परसेंटेज का निशान लगा देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 2, 3, 5, 2, 3, 6/100। तो ये आ गई हमारी 5 + 0.06 यानी 5.06%। ये ब्याज की प्रभावी दर होगी। अगर हम ब्याज की प्रभावी दर से हम निकालते हैं डायरेक्ट 2 साल का ब्याज, तो भी हम निकाल सकते हैं। अब इससे 100 रुपये पर तो 5.06/100 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा आपका 5.06 रुपीज़। 2 साल का ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपका ब्याज की प्रभावी दर से। तो ये आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहलाता है। ये सक्सेसिव इंक्रीज़ एक क्रमागत बढ़ोतरी है। क्रमागत क्या है, ये एक बढ़ोतरी है।
जिसके द्वारा हम CI और 2 साल का या 3 साल का निकाल सकते हैं। तो मैं 2 साल के कुछ रेट और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लिख रहा हूँ, वो आप देख लेना। जैसे मैं यहाँ रेट लिखता हूँ और यहाँ 2 साल का CI2 चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। रेट अगर 5% है तो CI2 कितना हो जाएगा 10.25% और 10%। तो हमारा CI2 और SI2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, CI2 और SI2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.25%। इसी प्रकार रेट ऑफ 10% है, ये डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए आपको। 21% नेट इफेक्टिव रेट और 20% तो डिफरेंस कितना हो गया 1%। इसी प्रकार से 15% है, इसका हो जाएगा 32.25%। 30% तो कितना हो गया 2.25%। 20% है, 20% का होता है 44% CI नेट इफेक्टिव रेट और 40% SI में का डिफरेंस हो गया 4%। 25% इसका होता है 56.25%। 50% SI में डिफरेंस हो गया 6.25%। 30% लेते हैं तो कितना हो जाता है 69% और 60% इसका नेट SI का ब्याज हो गया। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 9% का। तो इसमें हम निकाल सकते हैं जो CI2 है 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी नेट इफेक्टिव रेट किस तरह से निकाल सकते हैं हम x प्लस x गुणा x बटे 100। तो हमारा x जैसे क्या है हमारा x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100। ये हमारा 2 साल का CI परसेंटेज होगी, नेट इफेक्टिव परसेंटेज, जब हमें रेट ऑफ परसेंट दे रहा कि वो एक ही। और 2 साल की सरल ब्याज क्या होगा, सरल ब्याज की रेट क्या होगी 2x%। कितनी होगी 2x%। जब हम इनका डिफरेंस करते हैं 2 साल का CI2 और SI2 तो हमारे पास में आता है 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100 माइनस 2x। ये परसेंटेज में 2x से 2x कट जाता है तो CI2 और SI2 का जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास में x स्क्वायर बटे 100। तो इस डायरेक्ट फार्मूले से भी हम नेट इफेक्टिव परसेंटेज मतलब 2 साल का CI निकाल सकते हैं, इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, P बराबर हमारे पास में जैसे 4000 है, मूलधन कितना है 4000 रुपये है। कितना है मूलधन 4000 रुपये। रेट ऑफ परसेंट है 25% और CI2 और SI2 का डिफरेंस ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है CI2 और SI2 का डिफरेंस। तो CI2 और SI2 का डिफरेंस हम डायरेक्ट यहाँ पर रेट x की जगह क्या रख सकते हैं 25 का स्क्वायर बटा 100। 25 का स्क्वायर 625 बटा 100 यानी कितनी आ गई 6.25% आ गई। जहाँ मैंने यहाँ से भी आपको निकालना बताया था ये भी। तो CI2 और SI2 का कितनी परसेंटेज आ गई 6.25%। ये 6.25% कितना आई है 100 रुपये पर। तो 100 रुपये पर कितनी है 6.25 तो 1 रुपये पर कितनी हो गई
6.25 बटा 100, तो 4000 पर कितनी होगी? 4000 पर CI और SI का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 100 बटे इंटू 4000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम। 0 4 5 20, 2 हासिल 4 दूनी 8, 10 की 0 हासिल पाई 1, 4 3 24 और 1 25, 2 जीरो लगाए तो ये कितना आ गया? 250 रुपये। ये CI2 और का डिफरेंस आ गया 250 रुपये। 4000 रुपये जब मूलधन दे रखा हो और रेट ऑफ परसेंट हमारे पास में 25% हो, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ परसेंटेज से भी। सक्सेसिव रेट ऑफ परसेंट से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं 2 साल का CI और SI। तो आज के वीडियो में हमने CI और SI के बारे में पढ़ा, तो ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा CI और SI का। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। इससे आगे की प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।